हमारी एक बड़ी कवरेज जारी है, जहां हम अहमदाबाद में मौजूद हैं, जहां एक प्लेन क्रैश होता है और उस प्लेन क्रैश होने में 297 लोगों की जान चली जाती है। मैं उसी क्रैश साइट पर इस वक्त मौजूद हूं। बैरिकेटिंग्स के जरिए इस वक्त पुलिस ने यहां अंदर जाने को लेकर तो मना कर दिया है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और इस वजह से कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि अंदर जो मलबा है उसे कहीं न कहीं हटाया जा सके और जल्द से जल्द अगर अंदर पड़ा हुआ कोई अवशेष है तो उसे भी बरामद किया जा सके। इस प्लेन क्रैश को हुए करीब 45 घंटे का वक्त बीत चुका है। 8 से ज्यादा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, टेक्निकल फेलियर था या कुछ और, इन सारे सवालों का जवाब ढूंढा जा रहा है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हादसे के कारणों की तलाश कर रहे हैं। एयर इंडिया के क्रैश में विमान का ब्लैक बॉक्स जो है वो फिलहाल मिल गया है और ब्लैक बॉक्स अब ये बताएगा कि ये जो हादसा हुआ जिसकी वजह से ये पूरा जो एरिया है या जो पूरे ब्लॉक्स हैं, ये जो क्वार्टर्स हैं जहां पर डॉक्टर्स रहा करते थे, ये सारे के सारे क्वार्टर्स ही काले क्यों पड़ गए हैं, यहाँ ये धमाका क्यों हुआ, यहाँ आग की ऊंची ऊंची लपटें जो हैं वो क्यों दिखाई पड़ी। अगर देखिए वो दीवार टूटी हुई नजर आए आपको, मेरे कैमरा सहयोगी फरमान आपको जूम करके अगर दिखा पाए तो यहाँ दीवार टूटी हुई है। और ये दीवार क्यों टूटी है, मलबा आपको क्यों दिखाई दे रहा है जहाँ जेसीबी खड़ी हुई है, क्योंकि यहीं पर जो प्लेन का सारा सामान है या प्लेन के सारे पार्ट्स हैं वो जगह जगह आकर गिर गए और जब वो गिरे तो यहाँ तेज धमाका हुआ और धमाका होने के साथ ही आग की ऊंची ऊंची लपटें दिखाई पड़ी। इसके साथ ये जो सड़क इस वक्त आप तस्वीरों में देखेंगे, ये वो सड़क है जहां प्लेन का जो विंग वाला हिस्सा होता है, जो पंख होते हैं, वो इस सड़क पर आकर गिरे थे, जिन्हें अभी फिलहाल साफ करा लिया गया है। अंदर से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब ये समझा जा रहा है कि जल्द से जल्द पता चलेगा कि आखिर ये हादसा कैसे क्यों हुआ। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका की 8 से ज्यादा एजेंसी प्लेन क्रैश की जांच में जुटी हैं। अब ब्लैक बॉक्स के डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है ताकि हादसे का सच दुनिया के सामने आ सके। ब्लैक बॉक्स विमान के टेल में मिला है। टेल का वो हिस्सा डॉक्टर हॉस्टल के मेस में फंसा था, जहां एनएसजी की टीम ने ब्लैक बॉक्स को बरामद किया, जो पूरे हादसे का राज जो है वो खोलेगा। आप सबके समझ में आएगा कि आखिर चंद सेकंड्स में ऐसा क्या हो गया कि एक प्लेन जो 242 यात्रियों को लेकर उड़ान भरा था, एक प्लेन जिसे 787 बोइंग ड्रीमलाइनर विमान के नाम से आप जानते हैं, जिसमें 1,26,000 लीटर का जो फ्यूल है वो भरा जा सकता है, आखिर उसमें ऐसी क्या खराबी हुई कि वो चंद सेकंड्स में धराशायी हुआ और तेज धमाके के साथ क्रैश हो गया। ये और उस प्लेन का यानी कि AI-171 के प्लेन का पिछला हिस्सा है, टेल है, जो कि मेस में फंसा हुआ है और इसी के अंदर वो ब्लैक बॉक्स था और यहीं पे सबसे पहले टेल प्लेन का टकराया। उसके बाद जो प्लेन का आगे का हिस्सा था वो आगे यानी कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के रहने की जो जगह थी, जो फ्लैट्स थे, उन पे टकराया, यानी अतुल्यम 3, 4, 1 और 2 पर टकराया। 3 और 4 को ज्यादा नुकसान हुआ है, वहां पर ज्यादा जीव हानि हुई है। लेकिन ये जो तस्वीर है ये आपको बताएगा कि ये जो हादसा था वो कितना भीषण था, ये जो हादसा था वो कितना भयानक था। प्लेन जो है वो अंदर जाकर फंसा है, प्लेन का जो टेल है वो अंदर जाकर फंसा हुआ है और उस वक्त मेस में बच्चे जो थे वो खाना खा रहे थे और यहीं से वो वीडियो भी बनाया गया था। जो आपने तस्वीरें देखी प्लेन के क्रैश होते हुए, वो इसी जगह से वो वीडियो बनाया गया था। जो प्लेन जो है वो जा रही है और एकाएक प्लेन यहाँ पे क्रैश की और वो धुआं जो है वो प्लेन उड़ गया। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उस वक्त यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम साहब? अरुण कुमार सिंह। क्या आपने देखा उस रोज? उस दिन मैंने जस्ट घर पे एंट्री करा था, मिसेस बोले कि प्लेन नीचे से जा रहा है। मैंने कहा प्लेन नहीं, वो प्राइवेट जेट होगा, इसके लिए वो नीचे से जा रहा है। तो बोले नहीं धुआं। मैंने बोला क्या बात कर रहे हैं? मैंने पीछे आके मुड़ के देखा, धुआं दिखाई दिया। उसके ऊपर ये अपने जो जहां पर उपस्थित है वहां पर आके ऊपर देखे, ऊपर से दिखाई दिया आग की गोला। ये सामने दिख रहे, पहले से ये पेड़ में टकरा है, पेड़ टकराने से पेड़ जैसे लग रहा होगा कोई कटिंग करके गया होगा, नहीं वो प्लेन से हुआ। पेड़ पूरा हरा भरा था, बड़ा सा हरा भरा था, नीचे उसका जो डाई वगैरह पड़ा हुआ है। तो देखिए एक और तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये जो पेड़ आपको इस वक्त कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये पहले प्लेन इस पेड़ से टकराया है और प्लेन पेड़ से टकराने के बाद इसे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया और उसके बाद जो अगली टक्कर हुई है, जो अगला इम्पैक्ट है, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, वो टेल का है और टेल जो है वो यहाँ पे फंसा हुआ है। हाँ, आगे बताएं। तो मैंने देखा यहाँ पर जो आग की गोला था, गोला के बाद वहाँ पर धुआं हो गया। धुआं होने के बाद कुछ टाइम तक हमने सोच नहीं पाए कि क्या ये हो रहा है
और उसके क्या होगा, परिस्थिति क्या होगा, उनके इंसान है कि नहीं। तो उस तक बाद जो आग की तापमान और धुआं तो कम हुआ, जाके देखे वहां पर इंसान गिर रहे, जैसे पत्थर ऊपर से मारते हैं नीचे गिरता, उस तरह पत्थर जैसे टुकड़े उठा गिर रहा था। किसी का सर है, किसी का शरीर है, किसी हाथ नहीं, किसी पग नहीं, ऐसी परिस्थिति था। और यहीं से वो वीडियो बनाया गया था जो हमने देखा, जो दुनिया ने देखा। वो मेरे घर की छत के ऊपर से बना है। बच्चा वो जो आया था, वो गांव से आया था पहली बार, आर्मी वाला, उनके लड़के थे, भाड़े में रहते हैं। तो लड़का पहली बार देखा, कोई प्लेन कभी नहीं देखा था, तो उसे वो ऐसे शूटिंग कर रहा था। उसकी शूटिंग करने के अंदर ये शूटिंग उसने कर लिया। ये इस इलाके के बारे में बताइए, रिहायशी इलाका है यहाँ पे? हाँ, ये रिहायशी इलाका है। जो पायलट है उसको दिल से नमन करता हूँ कि उसने बचाने के लिए बहुत कोशिश किया। नहीं बचाया होता, ये रिहायशी एरिया के में गिरा होता, शायद मेरे हिसाब से लाखों पब्लिक की जाते और नुकसान जो होता है वो अलग बात है। लेकिन उसने जो टकराया, मेरे हिसाब से वो सोच समझ के किया। उसके बाद टाइम नहीं था, जो कुछ ही टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कह नहीं सकता, लेकिन उसने जो किया मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया उसने। और देखिए, ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से एयरपोर्ट से ये प्लेन निकलता है रनवे से, और इसी रास्ते से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है निकलती है। लेकिन उस दिन वो फ्लाइट जो है वो नीचे आई और नीचे आके सीधे उस टेल, वो जो आप टेल देख रहे हैं, वहां पर आकर फंसा है। तो एयरपोर्ट से प्लेन आती है और ये वे है उनका जाने का, बाहर निकलने का, और उस दौरान वो जो है वो यहाँ पर गिरा है। उसके बाद क्या हालात हुआ, अगले कुछ मिनट तक, कुछ घंटे तक क्या हालात रहे यहाँ पर? कहाँ कहाँ पर आग लगी हुई थी? क्या आग की लपटें आप लोगों के घरों तक आ रही? उस टाइम जो टेम्परेचर था यहाँ पर रहने जैसे नहीं था। तो क्योंकि इतना टेम्परेचर कभी हमने देखे नहीं थे, क्योंकि 1.25 लाख लीटर जो फ्यूल था उसका जलने के कम से कम 2-3 घंटा चला, जलते रहा। उसके बाद आप देख सकते हो आजू बाजू बिल्डिंग का हालत क्या हो चुका, जो हॉस्टल, जो डॉक्टर लोग रहते हैं, सीनियर डॉक्टर लोग रहते हैं। जो प्लेन देख रहे हैं आप, ये अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहा, और उस रोज भी AI-171 कुछ इसी तरीके से आ रहा था। लेकिन ये प्लेन आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन AI-171 675 फीट ऊपर जाने के बाद नीचे आने लगी, और नीचे आते आते इस जगह पे टकराई जहां पर आपको इस वक्त कैमरामैन अरुण देवरकर तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये वो जगह है, ये वो वे है जिससे इंटरनेशनल फ्लाइट जो हैं वो यहां से निकलती हैं। लेकिन उस रोज एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर में क्या खराबी थी, क्या वजह थी कि वो एकाएक हाइट गेन नहीं कर पाया? थोड़ी सी हाइट गेन करने के बाद वो नीचे आने लगा, और नीचे आते आते इस जगह पर जाकर टकराया है, यानी कि एयरपोर्ट के ठीक बगल की जगह। और लोग बताते हैं कि जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं ये रिहायशी इलाका है, और हम आपको तस्वीरों में भी दिखा सकते हैं कि यहाँ आसपास कई घर हैं। और अगर प्लेन यहाँ पर अगर गिरा होता तो जीव हानि और ज्यादा हो सकती थी। लोग कहते हैं कि जो ये इलाका है जहां पर प्लेन गिरा है, वो ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन जगह। ये इलाका आप देख लीजिए, कितनी घनी आबादी वाला ये इलाका है। इस घनी आबादी वाले इलाके के ऊपर से प्लेन रोज गुजरती है। अगर उस दिन वो प्लेन नीचे आ रही थी, अगर इस घनी आबादी वाले इलाके में गिरती, तो जीव हानि और ज्यादा हो सकती थी, नुकसान और बड़ा हो सकता था। लोगों का कहना है, इस इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि पायलट ने उनकी जान बचाई है। उसे जो भी समय मिला, जितना भी वो कर सकता था, उसने कोशिश की कि कम से कम ऐसे इलाके में प्लेन को क्रैश किया जाए जहां नीचे लोग कम से कम रहते हों। तो देखिए, अब इस विमान हादसे की जांच भी तेज हो गई है। खबर ये मिल रही है कि अब जिन पायलट्स ने AI-171 को उड़ाया है, जो क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट में काम कर चुके हैं, रह चुके हैं, उनसे अब पूछताछ की जाएगी। बड़ी खबर यह है कि एयर इंडिया विमान हादसे की जांच तेज है। विमान को उड़ा चुके पायलट और को पायलट से अब पूछताछ की जाएगी। उनका बयान जो है वो दर्ज किया जाएगा। पायलट, क्रू मेंबर्स की डिटेल जो है वो मांगी गई है, जिससे पता चलेगा कि ये विमान जब पहले उड़ाया गया था, या जिस पायलट ने उड़ाया था, उस वक्त इस विमान की हालत कैसे थी। कुमार सोनू मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। बताइए कुमार, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल डिफेंस के जो मिनिस्ट्री ऑफ जो सिविल एविएशन है, उसके टॉप सोर्सेज से हमारे पास ये खबर आ रही है कि जो जांच एजेंसियां हैं, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, उन्होंने AI-171 के जो पिछले 7 से 8 दिनों के जो पायलट्स रहे हैं या उसके जो क्रू मेंबर्स रहे हैं, उनकी डेटा और उनका डिटेल पूरा जो है वो एयर इंडिया प्रबंधन से मांगा है, उससे शेयर करने के लिए कहा है, ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। दरअसल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ये जानना चाहती हैं कि जो गुरुवार को ये पूरा हादसा हुआ, गुरुवार से पहले कितनी बार ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई, और
क्या उस दौरान किसी क्रू मेंबर ने या खासतौर पर पायलट या को पायलट ने जो है इस तरह की कोई इस फ्लाइट में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस या कोई टेक्निकल एरर की बात जो है नोटिस की थी, अगर की थी तो वो किसको बताई थी और किस तरीके से उसको दूर किया गया था, ये तमाम जो सीक्वेंस है वो कड़ी दर कड़ी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जोड़ना चाहती है। इसके अलावा एक और मेरे पास खबर आ रही है प्राची, उसमें ये भी है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने एयर इंडिया प्रबंधन से और एयरपोर्ट अथॉरिटी से उन लोगों की भी डिटेल मांगी है जो इस क्योंकि कभी भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है तो उससे पहले उसका एक पूरा टेक्निकल सर्वे होता है कि उसमें कोई किसी तरह का कोई इशू तो नहीं है। तो जिस दिन वो टेक ऑफ हुई यानी गुरुवार को, तो उस दिन की डिटेल और उससे पहले 7 से 8 दिन पहले के जो उन टेक्निकल स्टाफ की जो डिटेल है वो भी शेयर करने को कहा है, ताकि उनसे भी जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की टीमें जो हैं अलग अलग करके बात कर सके और उससे पता लगाया जा सके कि क्या फ्लाइट में पहले भी कोई खामी थी या फिर जब गुरुवार को ये हादसा हुआ तो उसी दौरान जो है वो अचानक से खामी देखने को मिली। तो ये अब जो है क्योंकि हादसा गुरुवार को हुआ था, उसके बाद मृतकों के पोस्टमार्टम और डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं, लेकिन अब जो है जांच एजेंसियों ने पैरेलली जो है अपनी जांच भी तेज कर दी है, जिसके चलते और जांच न सिर्फ डीजीसीए लगातार जांच को आगे बढ़ा रहा है, पायलट और क्रू मेंबर से पूछताछ की जाएगी, बल्कि आप क्रैश साइट पर भी देख लीजिए लगातार पुलिस का जो आवागमन है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है। लगातार पुलिस यहाँ पर आती है और अंदर आने जाने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे फरमान कि ये जो पूरा इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ तो किया ही गया है, लेकिन इसके बाद सारे अधिकारी यहाँ समय समय पर आते हैं और अधिकारी यहाँ समय समय पर आकर ये चेक करते हैं कि कितना यहाँ से मलबा अभी हटा लिया गया है, कितना काम हो गया है, कितना काम होना बाकी, और किसी को भी बैरिकेटिंग से उधर जाने की इजाजत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से अभी पूरे के पूरे इलाके में जो है वो काम लगातार किया जा रहा है और पुलिस की मौजूदगी जो गश्ती है वो लगातार देखने को मिल रही है। राजेश मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश बताइए किस तरीके से जांच क्रैश साइट पर चल रही है। देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश करता हूं। इस वक्त क्रैश साइट के बिल्कुल नज़दीक हूं और ये टॉप एंगल व्यू है और आप टेल देख रही हैं। टेल में इस वक्त जांच चल रही है। AIB के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के लोग पहुंचे हुए हैं और वो जांच कर रहे हैं। और सिर्फ वो टेल तक ही नहीं, वो नीचे तमाम इलाके जहां पर तक अभी कोई जा नहीं पाया था, वहां को कॉर्डन ऑफ किया गया था, वहां पे भी लोग घूम रहे हैं और एक एक सबूत जुटा रहे हैं। कई ऐसे पेड़ हैं जिनको ब्रश करते हुए, जिनको टच करते हुए वो प्लेन जो है वो जाके मिस से टकराया है, उनकी ऊंचाई नापी जा रही है, उन पेड़ों को कहां पे नुकसान हुआ है वो भी देखा जा रहा है, ताकि एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाया जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, कहां पे सबसे पहला पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट था। ये सारी कोशिशें चल रही। इस वक्त मैं विमान का टेल कैमरामैन को फिर से कहूंगा दिखाने के लिए। इस वक्त वहां पे AIB के टीम के लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं, साथ ही एयर इंडिया के लोग हैं, DGCA के लोग हैं और NSG के लोगों को भी हमने देखा कि वो वहां पर मौजूद हैं और फिलहाल उस टेल की जांच कर रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जांच के बाद इस टेल को वहां से हटाया जाएगा। तो फिलहाल जांच जो है वो अलग अलग एजेंसीज करके इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही है। आपको ये भी बता दूं कि DGCA की एक टीम यहाँ पे पहुंची हुई है। विमान जिसमें डबल इंजन है, वो विमान जिसे सुरक्षित विमान समझा जाता है, वो विमान जिसमें 1,26,000 लीटर फ्यूल एफिशिएंसी है, वो विमान अगर ऐसे धराशायी हो जाता है राजेश, जैसा आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि टेल कहीं जाकर गिरती है, कॉकपिट कहीं जाकर गिरता है, विंग्स कहीं जाकर गिरते हैं, तो सवाल है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। जो 241 लोग इस विमान में सवार थे उनकी मौत कैसे हुई। 297 टोटल मौत अभी तक इस पूरे मामले में दर्ज की गई हैं। 56 वो लोग हैं जो यहाँ इस बिल्डिंग में रहा करते थे, 56 वो लोग हैं जो यहाँ इस बिल्डिंग में काम करते थे या डॉक्टर्स थे जो मेस में खाना खा रहे थे या इस रास्ते से गुजरने वाले लोग थे जो इस विमान हादसे की चपेट में आ गए थे। अब ये तो लगातार पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हादसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों से बात करने के बाद ये समझ में आता है या ये पता चलता है कि स्थानीय लोग ये बताते हैं कि अगर पायलट में सूझबूझ नहीं दिखाई होती तो ये इलाका इस तरीके का है या ये इलाका इतना रिहायशी है कि अगर प्लेन किसी और बिल्डिंग से टकरा जाता तो ये हादसा और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। मेरे खुद जितने लोगों से बात हुई, यहाँ आसपास रहने वाले जितने लोगों से बात हुई, सभी ने ये कहा कि अगर ये प्लेन कहीं और टकराता तो हादसा जबरदस्त हो सकता था। चूंकि ये बिल्डिंग, इसके आसपास आपको सिर्फ ये हरे
भरे पेड़ नजर आएंगे, ऊंचे ऊंचे पेड़ नजर आएंगे, तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि ये खाली इलाका है। इसीलिए यहाँ पर ये जो प्लेन था वो आकर क्रैश हुआ। इसलिए पायलट की सूझबूझ की दाद स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार दी जा रही है। स्थानीय लोग लगातार ये बता रहे हैं कि अगर पायलट सूझबूझ ना दिखाता तो हादसा जबरदस्त हो सकता था। विमान के पायलट सुमित सब्रवाल का एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को भेजा गया आखिरी मैसेज सामने क्या था? 4-5 सेकंड के संदेश में सुमित सब्रवाल कह रहे हैं, मेडे मेडे मेडे, थ्रस्ट नहीं मिल रहा, पावर कम हो रही है, प्लेन उठ नहीं रहा, नहीं बचेंगे। यानी उन्होंने प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्हें पता चला, जब उन्हें लग गया कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर बहुत कम मिल रही है, ये प्लेन अब ऊंचाई पर नहीं जा पाएगा, तो ये पायलट की ही सूझबूझ थी, ये पायलट कैप्टन सुमित सब्रवाल की ही सूझबूझ थी कि उन्होंने इस प्लेन को रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश नहीं होने दिया और ऐसे एरिया में जाकर टकराया जहां डैमेज तो हुआ है, 297 लोगों की जान तो गई है, लेकिन ये कहीं और जाकर क्रैश होता तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता था। फिलहाल सब कुछ ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद पता चलेगा, जिसे हॉस्टल की छत से बरामद कर लिया गया है, जिसे पीछे वाले हिस्से में रखा जाता है, टेल वाले हिस्से में रखा जाता है, तो वहीं से एनएसजी के कमांडोज ने ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है और ब्लैक बॉक्स की जांच के बाद ही ये सच सामने आएगा कि ये हादसा कैसे हुआ। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ऑरेंज कलर का दिखने वाला ये डिवाइस जो है इसे ब्लैक बॉक्स क्यों कहा जाता है और ये क्या होता है। तो ब्लैक बॉक्स क्या है आपको बताती हूँ। किसी भी विमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और हादसे का सबसे बड़ा गवाह होता है, जिससे फ्लाइट का पूरा डेटा रिकॉर्ड होता है। इसीलिए क्रैश के बाद इसकी तलाश सबसे पहले होती है। ब्लैक बॉक्स में 2 हिस्से होते हैं, एक में पूरी फ्लाइट का डेटा स्टोर होता है और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जिसमें पायलट्स और एटीसी के साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है और इससे ये मदद मिलेगी कि आखिरी वक्त में कॉकपिट में पायलट ने क्या कमांड दी, एटीसी से क्या बातचीत की और मेडे मेडे कॉल जब दी गई तो उस वक्त कॉकपिट में क्या चल रहा था। यहाँ पे 45 डिग्री टेम्परेचर, 1 लाख लीटर पेट्रोल वगैरह सब डीजल जो भी है, और उसमें से ये इंजन के गर्म होने से तुरंत इम्पैक्ट उसका मिल गया। ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यशाली है ये। ठीक है, तो अभी जांच किस तरह की, अभी जांच तो शुरू हो गई है, आपको लगता है कि जब ब्लैक बॉक्स मिल गया है उसकी रिपोर्ट आएगी तो सब बातें सामने आ जाएगी? इसमें तो ब्लैक बॉक्स में तो कैप्टन दोनों पायलट में उस समय जो कमांड दिया है और वो कमांड देने के बाद में जो उसने एक्शन, अगर P1 ने P2 यानी मेन पायलट ने असिस्टेंट पायलट को जो बोला है और उसने वो किया कि नहीं है, वो भी उसमें पता चलेगा। क्या वो पायलट ने एक बोला, दूसरे पायलट ने दूसरा कुछ किया, उसकी गलती है या नहीं है, क्या उसकी गलती है, ये सब कुछ बातें वॉइस रिकॉर्ड में मिलने वाली है। तो देखिए, ब्लैक बॉक्स की जांच जो है वो शुरू हो गई है और ये जांच सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा है, बल्कि जांच अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से भी की जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ब्लैक बॉक्स की जांच भारत में होती है तो 4 से 5 दिन का समय लगेगा रिपोर्ट सामने आने में, लेकिन अगर ये अमेरिका जाता है ब्लैक बॉक्स, जहां बोइंग का हेडक्वार्टर है, तो रिपोर्ट आने में 15 दिन भी लग सकते हैं। जांच रिपोर्ट आने में 15 दिन का समय लग सकता है। From the images, we can get an idea of some of the things that the investigators are going to look at. One of which is, was the airplane properly configured for flight? Were the slats and flaps in the proper location? That is something that's on the flight data reporter, so we'll know immediately. Now, the airplane does have a warning system that will advise the pilots with a horn as well as a message on a computer screen if the airplane's not properly configured for takeoff. But the flight path of the airplane that has been released so far brings into question that. It's one of the things that the investigators are going to look at. The image shows the airplane with the nose rising and it continuing to sink. That says that the airplane is not making enough lift, and the slats and flaps are positioned so that the wing makes more lift at lower speeds. And it's hard to tell, but from looking at the aircraft from behind, it doesn't look like that the trailing edge flaps are in the position I would have expected them to be, but I'm very cautious that the image quality is not good enough to make that a conclusion. It's just an area where I know that they're going to look.